आइए 2018 का सेट नंबर 4 का ट्रांसलेशन देखते हैं। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 2012 इंग्लिश का सेट नंबर 4 का ट्रांसलेशन है। इसके पहले वाली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है। क्लियर? तो कितनी सुंदर और शीतल वन वीथी है, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें आपको पूछने के लिए नहीं कहा गया है, ये मतलब बताने के लिए कहा गया है। तो कितना कह रहे हैं यहाँ, हाउ लगेगा। क्लियर? हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल। क्लियर? ये इंटरजेक्शन के हिसाब से मतलब फीलिंग्स को बताया जा रहा है, देखने के बाद जो मन में प्रसन्नता होती है उसको बताया जा रहा है, आश्चर्य हो रहा है देखने के बाद उसको बताया जा रहा है। हाउ ब्यूटीफुल माने कितनी सुंदर, एंड कूल, कूल माने होता है शीतल। वन वीथिक मतलब लिख लो द फॉरेस्ट ट्रैक, फॉरेस्ट माने वन या जंगल, और वीथिक मतलब वही ट्रैक, रास्ता। द फॉरेस्ट ट्रैक इज है अंग्रेजी, इज लिख दो, उसके बाद आप निशान लगा दीजिएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। क्लियर? इंटरजेक्शन का निशान। क्लियर? इसको हिंदी में आप संबोधन कहते हैं। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में जो लगता है। क्लियर? फिर सुन लो, हाउ ब्यूटीफुल एंड कूल द फॉरेस्ट ट्रैक इज। समझ में आ गया? फॉरेस्ट ट्रैक मीन्स वन वीथी, याद कर लेना, नहीं परीक्षा में आ जाएगी दिक्कत होगी। इसी निर्जनता में शरद या वसंत के दिनों में परियां जल केली के लिए आती हैं। तो ध्यान से समझिए, मतलब पहले मैं आपको एक एक सेंटेंस बता रहा हूँ, परेशान नहीं होने की जरूरत। इस निर्जनता में शरद या बसंत के दिनों में परियां जल केली के लिए आती हैं। तो इस निर्जनता में मतलब क्या? निर्जनता का मतलब जहाँ पर कोई आदमी ना हो, आबादी ना हो, अनपॉपुलेटेड। क्लियर? जिसको कहते हैं। तो कहने का मतलब इसी निर्जनता में शरद या बसंत के दिनों में परियां जल केली की आती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक अनपॉपुलेटेड है, मतलब कि निर्जनता का स्थान है, और ठीक है, अनपॉपुलेटेड एरिया। क्लियर? और जहाँ की पर जो है परियां जो है आती रहती हैं, मतलब वो विजिट करती रहती हैं। और ड्यूरिंग बसंत, शरद या बसंत के दिनों में, मतलब कि ड्यूरिंग आटम और स्प्रिंग। क्लियर? बसंत को, शरद को आटम कह सकते हैं और विंटर भी कह सकते हैं। क्लियर? तो चलिए लिखिए, इसी निर्जनता में किसके लिखिए पहले, दिस इज द अनपॉपुलेटेड एरिया। इसी निर्जनता में मतलब यह अनपॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। क्लियर? सेंस के हिसाब से बनाना है। सब्जेक्ट लिखो दिस, दिस इज अनपॉपुलेटेड, यहाँ दिस इज रहेगा। ठीक ठीक, दिस इज अनपॉपुलेटेड, अनपॉपुलेटेड UN, दिस इज द अनपॉपुलेटेड UNPOPULATED एरिया। दिस इज द अनपॉपुलेटेड एरिया। पॉपुलेशन सुने हो ना, तो ATION ना के ATED कर दो। क्लियर? अनपॉपुलेटेड एरिया मतलब यह अनपॉपुलेटेड एरिया मतलब निर्जन स्थान है, कहाँ, जहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती है। दैट द फेरीज। क्लियर? ये मतलब यह इतना अनपॉपुलेटेड एरिया है कि हाँ, द फेरीज विजिट। क्लियर? परियां जो है विजिट करती है, विजिट मतलब आती रहती हैं, वहाँ भ्रमण करती रहती हैं। क्लियर? कम से ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ विजिट होगा, कहीं पर जाना, विजिट करना। विजिट ड्यूरिंग आटम, AUTUMN, आटम मिस होता है शरद, शरद ऋतु। आटम और स्प्रिंग, AUTUMN, यन साइलेंट रहेगा, जैसे कॉलम में यमन रहता है। क्लियर? AUTUMN आटम, वैसे आटम भूल जाना तो विंटर से भी काम चला लेना। क्लियर? AUTUMN आटम और स्प्रिंग। क्लियर? SPRING स्प्रिंग माने होता है बसंत। अच्छा, उसके बाद जो है फॉर फ्रोलिकिंग, स्पेलिंग लिखो। जल केली के लिए मतलब क्या? मतलब कि वो जल में जो है आनंद लेने के लिए आती है, उसी को जल केली कहा गया है। फ्रोलिक उसको होता है, फ्रोलिक माने आनंद लेना। क्लियर? ठीक है? FRO स्प्रिंग, फॉर FOR फॉर, फ्रोलिकिंग FROLICKING, फ्रोलिकिंग इन वाटर। फॉर फ्रोलिकिंग इन वाटर माने होता है जल केली के लिए। केली मतलब से वो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, उसको फ्रोलिक कहते हैं। क्लियर? क्लास 8 में आप एक कविता पढ़े थे,
द फेयर था, तो उसमें लाइन आई थी, माई पेरेंट्स टुक मी टू ए फेयर, देयर वाज फन एंड फ्रोलिक एवरीवेयर। वहाँ हर जगह फन एंड फ्रोलिक था, मनोरंजन के साधन थे। क्लियर? तो वही, तो जल केलिक मतलब जल में मनोरंजन करना, आनंद लेना। क्लियर? तो फार फ्रोलिक इन वाटर माने जल केली के लिए। क्लियर हो गया? आगे फुल स्टॉप कर दिए। आगे है जंगल के खूब घने इलाकों में, लिखिए इसकी अंग्रेजी लिखिए, इन द डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। इन द डेंस एरिया, डेंस माने होता है घना, खूब घना, जैसे जहाँ नज़दीक नज़दीक पेड़ हो जंगल में। इन द डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट माने जंगल के खूब घने इलाकों में। इन द डेंस, DENS, डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, कामा लगा दो, इलाके में पहाड़ी झरने से जल निकल रहा है। तो कौन निकल रहा है? जल। तो सब्जेक्ट हो गया जल। तो लिखिए वाटर इज इमर्जिंग। इमर्ज माना होता है निकलना, निकल कर बाहर आना। EMERGING। वाटर इज, लिखो वाटर इज इमर्जिंग, EMERGING। इमर्जिंग माने होता है कमिंग, कमिंग आउट भी आप लिख सकते हो, निकलना, फ्रेजल वर्ब है, कम आउट। क्लियर? तो इमर्जिंग फ्रॉम हिली स्ट्रीम, हिली माने पहाड़ी, स्ट्रीम माने होता है झरने, HILLY। स्ट्रीम STREAM, स्ट्रीम में झरना, जलधारा, जहाँ से पानी बहता हो। क्लियर? ठीक, STREAM। हिली स्ट्रीम माने पहाड़ी झरने। चलिए फुल स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, कुछ दूर पर लिखो एट सम डिस्टेंस। एट सम डिस्टेंस माने कुछ दूर पर। तो कहाँ नदी पार पहुँच गए? पहले इसको आप लिखो कुछ दूर पर, सेंटेंस छोड़ के वहाँ भाग गए। पहले लिखो कुछ दूर पर कहेंगे एट सम डिस्टेंस, तो उसके बाद कलकल निनादनी स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी में, तब नदी पार आएगा। एट सम डिस्टेंस कामा, उसके बाद लिखो ए हिली रिवर ऑफ क्लियर वाटर। ठीक, ए हिली रिवर, एक पहाड़ी नदी, देखिए है ना, एक पहाड़ी नदी मतलब स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी, वो सब्जेक्ट है। कौन बह रही, कौन बह रही है? स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी। तो इसलिए पहले सबसे पहले उसको लिखोगे एट सम डिस्टेंस कामा ए हिली रिवर, HILLY, हिली रिवर ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल की एक पहाड़ी नदी। क्लियर माने स्वच्छ या साफ। इज फ्लोइंग, बह रही है, पहले इज फ्लोइंग, क्लियर वाटर इज फ्लोइंग माने बह रही है। पानी बहने के लिए फ्लो लगता है, हवा बहने के लिए फ्लो लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ कलकल निनादनी, तो जो इसकी लिखे है ना कलकल निनादनी, इसी की अंग्रेजी बची है, तो उसको लिख लो गर्गलिंग, GURGLING। गर्गलिंग माने होता है कल कल कह के बनना, कलकल निनादनी उसी को कहते हैं। क्लियर? GURGLING, गर्गलिंग माने कलकल निनादनी। क्लियर? जैसे कलकल की जो आवाज़ नहीं आती झरनों के पास पानी जब बहता है, तो उसी को कहते हैं कलकल निनादनी। क्लियर? ये टुमारो वाला कल नहीं है। क्लियर? वो आवाज़ जो मधुर आवाज़ आती है झरने से बने, उसको कहते हैं। चलिए, तो चलिए देखते आगे। अब इसके बाद देखते हैं, हाँ, नदी पार कर कुछ दूर जाने पर, अब इसकी अंग्रेजी लिखो। क्लियर? आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार कर मतलब नदी पार करने के बाद। क्लियर? आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, कुछ दूर चलने पर मतलब एंड वॉकिंग सम डिस्टेंस, नदी पार करने के बाद और कुछ दूर चलकर, ये सेंस दे रहा है। एंड वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने पर, उसके बाद जो है कामा कर दीजिए। क्लियर? कह रहा है कि बड़ा सुरम्य दृश्य देखने को मिल रहा है। तो देखिए आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर एंड वॉकिंग सम डिस्टेंस कामा, हाँ, बड़ा सुरम्य दृश्य दिख रहा है। इसकी अंग्रेजी को एन अट्रैक्टिव सीन, बड़ा सुरम्य की अंग्रेजी एन अट्रैक्टिव, जो आकर्षित बहुत ज़्यादा करे उसी को सुरम्य कहते हैं। एन अट्रैक्टिव सीन, अट्रैक्टिव सीन माने होता है बड़ा सुरम्य दृश्य, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव करने वाला दृश्य। क्लियर? बस अट्रैक्टिव सीन माने बड़ा सुरम्य दृश्य, बड़ा सुरम्य हो जो, यानी कि बहुत आकर्षित जो करे। क्लियर? तो एन अट्रैक्टिव सीन, बस बड़ा सुरम्य की अंग्रेजी एन अट्रैक्टिव सीन माने दृश्य। हाँ, इज विजुअल
देखने को मिल रहा है मतलब दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, इज विजिबल, वो दिखाई पड़ रहा है, VISIBLE, इज विजिबल। अभी ना संध्या है और न रजनी, लिखो। हाँ, एट दिस टाइम, अभी मतलब इस समय, एट दिस टाइम। इट इज़ नाइदर इवनिंग, संध्या मतलब शाम, इट इज़ नाइदर या नीदर इवनिंग, इवनिंग माने संध्या। उसके बाद नार नाइट, रजनी माने होता है रात, क्लियर, ना इवनिंग नार नाइट, नाइट माने रजनी होता है, रजनी की अंग्रेजी होती है नाइट, क्लियर, नाइट के साथ नार ही लगेगा। इट इज नाइदर इवनिंग नार नाइट, मतलब अभी न संध्या है ना, क्लियर, नाइट माने रजनी रात, फुल स्टॉप कर दो। इट इज एट दिस टाइम, क्लियर, इट इज नाइदर इवनिंग नार नाइट, क्लियर। राक्षस को रजनीचर कहते हैं शायद में ना, रजनीचर, क्योंकि रात को ज़्यादा उन टालते घूमते हैं, क्लियर। निशाचर भी यहाँ कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं रजनीचर। चलिए आगे, तो शायद में कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णनीय है, लिखो। इस सुनसान दोपहरी का सौंदर्य अवर्णनीय, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द ब्यूटी, सौंदर्य की अंग्रेजी लिखो पहले, द ब्यूटी ऑफ दिस डेसोलेट नून, सुनसान दोपहरी की अंग्रेजी DESOLATE, डेसोलेट माने सुनसान, एकदम निर्जन, जहाँ कोई ना हो। द ब्यूटी ऑफ दिस डेसोलेट, DESOLATE जोड़ दो, डेसोलेट नून, दोपहर या दोपहरी की अंग्रेजी, डेसोलेट नून माने हो गया तो सुनसान दोपहरी। डेसोलेट नून इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इज माने है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, BEYOND DESCRIPTION, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन माने अवर्णनीय, यानी वर्णन से परे होना, यानी कि अवर्णनीय, क्लियर। बियॉन्ड माने परे होना होता है। इज बियॉन्ड, BEYOND जो वही ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वही बियॉन्ड। द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन माने वर्णन होता है, DESCRIPTION, मोबाइल में आता ना डिस्क्रिप्शन में कमेंट, मतलब इसका लिंक दे दिया जा रहा है, वही वर्णन, उसमें कुछ भी करना होता तो कर दिया जाता। अच्छा, पुष्पों और वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर पहाड़ मनोहारी लग रहे हैं, इसकी अंग्रेजी लिखो। कौन मनोहारी लग रहे हैं? सुंदर पहाड़। तो ये सब्जेक्ट हो गया द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, सुंदर पहाड़, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स कवर्ड विथ फ्लावर्स, कवर्ड विथ मतलब आच्छादित या ढका हुआ, कवर्ड विथ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल, पुष्पों और वनस्पतियों से, फ्लावर्स माने पुष्पों, एंड वेजी, ठीक है, टेसन, वेजिटेशन, वेजिटेशन माने वनस्पति होता है, वेजिटेबल मत लिखिए, सब्जी नहीं होगा, वेजिटेशन लिखा जाएगा, सॉरी, वेजिटेशन माने वेजिटेशन ऑयल लिखा रहता है, वनस्पति तेल डिब्बे पे लिखा रहता है, वेजिटेशन माने वनस्पति होता है, लिखो VEGETATION, VEGETATION, हाँ, कवर्ड विथ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन। उसके बाद लिखो लुक, लुक माने लगना या दिखाई पड़ना, लग रहे हैं, लुक हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा नहीं आता रहे हैं तो द इंडेफिनिट में लिखा जाएगा लुक, क्योंकि माउंटेन्स है तो लुक ही रहेगा। हार्ट कैप्टिवेटिंग, HEART, हार्ट कैप्टिवेटिंग, CAPTIVATING, कैप लिख लो, CAPTI लिख लो, VATING जोड़ दो। हार्ट कैप्टिवेटिंग माने होते हैं मनोहारी, लुक हार्ट कैप्टिवेटिंग माने होते हैं मनोहारी लगना, मतलब हार्ट माने हृदय होता है, कैप्टिवेट माने क्या? कैद करना, जैसा लगता है जैसे दिल को कैद कर ले रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसको मनोहारी लग रहा है दिल को, क्लियर। लुक हार्ट कैप्टिवेटिंग माने इसलिए, ठीक है, हृदय को कैद सा कर लेने वाला जैसा दिखना, यानी कि मनोहारी लगना। अब समझ गया ना, मन को हर रहा है। चलिए, तो लुक हार्ट कैप्टिवेटिंग माने मनोहारी लग रहा है। अगला है इसमें सेंटेंस जो प्रकृति के इस निराले रूप को देखकर मन विस्मय में डूब जाता है। तो लिखो ऑन सीइंग दिस, ऑन सीइंग माने देख कर या देखने पर, बताइए क्यों।
ऑन सीइंग दिस यूनिक फॉर्म माने निराला रूप, अनुपम रूप, अनोखा रूप, जिसके जैसे कोई हो ना। ऑन सीइंग SEEING दिस यूनिक UNIQUE यूनिक फॉर्म FORM यूनिक फॉर्म माने निराला रूप ऑफ द नेचर। ऑन सीइंग दिस यूनिक फॉर्म ऑफ द नेचर कामा, लिख लिए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मन विस्मय में डूब जाता है। इसके लिखो द माइंड इज, माइंड माने मन, व्हाट इज स्वीटर देन द विंड, माइंड पढ़ते हैं, माइंड माने मन, इज वंडर स्ट्रक, माइंड इज वंडर स्ट्रक माने होता है विस्मय में डूब जाना, WONDER, वंडर माने आश्चर्य या विस्मय, क्लियर। स्ट्रक STRUCK, स्ट्रक माने प्रहार, मतलब आश्चर्य से दिमाग पर प्रहार पड़ता है, मतलब आश्चर्य में डूब जाता है। वंडर स्ट्रक माने आश्चर्य में डूब जाना, क्लियर। तो ये था आपका ट्रांसलेशन 2018 का सेट नंबर 4 का। अगली वीडियो में हम आपको सेट नंबर 5 का पूरा कंप्लीट जो है सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए घंटी दबा के रखें, ताकि जो है समय से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पूरी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी इंग्लिश से आप यहाँ से कर सकें। इस तरह से आप ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगा, परीक्षा में एक आइडिया मिल जाएगा कैसे हमको करना है, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।